Hello everyone, my name is Anshita and today we are going to start with the first chapter of CA Final Corporate and Economic Laws, that is Appointment and Qualifications of Directors. So in this particular chapter we are going to cover up from the study material, and I'll be reading the study material and explaining the concepts wherever necessary, and I'll try my best to explain you in the best possible manner. So let's start. Open up study material page number 1.2. Okay, so here we have the introduction first. According to section 2 clause 10 of the Companies Act 2013, in short the act, board of directors or the board in relation to a company means a collective body of the directors of the company. So here section 2 clause 10 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट का मतलब पूरे पूरे पर्टिकुलर इस लॉ में जब भी हमारा वर्ड दी एक्ट लिखा होगा तो इसका मतलब आप इंटरप्रेट करना कंपनीज एक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है बोर्ड को रेफ़र कर रहे हैं। सो सेक्शन 2 क्लॉज 10 कहता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी कलेक्टिव बॉडी होती है डायरेक्टर्स की उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्टर कौन होता है, तो डायरेक्टर वो होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जिसको अपॉइंट किया जाता है टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब आती है बात, द डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि डायरेक्टर जो है वो इंडिविजुअल होता है, कोई भी बॉडी, कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी अदर स्टेटस वाले लोग के नॉट बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती किसी और कंपनी की, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स बन सकते हैं जिसका अपॉइंटमेंट होता मैच द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अ कंपनी is an artificial person which is created by law, having separate legal existence but without any physical body or mind of its own। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको किसी लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है और उसकी एक स्पेशल या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसका कोई फिज़िकल बॉडी या फिर माइंड नहीं होता, तो इसको चलाने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ इंसान की ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब हमारे पास कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी तो कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली अगर वो कंपनी को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे तो वो मैनेज नहीं मिसमैनेज हो जाएगी। इसीलिए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको पावर्स दी जाती हैं कि वो कुछ उन पावर्स का एक्सरसाइज करके कंपनी को मैनेज कर सकें, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स को मैनेज कर सकें। सो though the shareholders being the owners are physically available to manage their company, but as their number grows, all of them together may not be able to manage the affairs, and if they do so, it shall be mismanagement and nothing else. That's why the concept of directors has emerged. The directors within the permissible limit may be elected from among the shareholders or outsiders if required, may also be appointed as the directors। तो डायरेक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स में से ही लेने हैं, शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर्स बन सकते हैं और कोई बाहर के पर्सनस भी, थर्ड पर्सन भी डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं उसको कंप्लाई विद करें। क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फिर आती है बात लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, सो एज रिगार्ड्स द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन रिलेशन टू अ कंपनी, दे कैन बी कंसिडर्ड बोथ एजेंट्स एंड ट्रस्ट हैं, वो एजेंट्स के साथ साथ ट्रस्टीज़ भी होते हैं कंपनी के। किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपनी, तो कंपनी हमारी प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के साथ एजेंट का रिलेशन होता है जिस तरीके से, उसी तरह का रिलेशन एक डायरेक्टर और कंपनी के बीच में होता है। एंड जैसे एक ट्रस्ट और ट्रस्टी के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरह से कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में भी उसी टाइप का रिलेशन होता है। एज एजेंट्स दे बाइंड द कंपनी एज देयर प्रिंसिपल एज सून एज दे एंटर इनटू वेरियस ट्रांजैक्शन ऑन इट्स बिहाफ। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी
डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं। तो जैसे ही वो ऐसा करते हैं ना, तो माना जाता है कि प्रिंसिपल एजेंट वाला काम हो गया। कंपनी प्रिंसिपल है, कंपनी के बिहाफ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन एंटर की जा रही है बाय द डायरेक्टर्स हु आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। द लॉ ऑफ एजेंसी कम्स इन टू प्ले एंड इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स. At times, the company itself is a principal as well as agent and respected. हो सकता है कुछ काम है जो हम डेलीगेट नहीं कर सकते टू समबडी। इन दैट पर्टिकुलर केस प्रिंसिपल और एजेंट कौन होगा, कंपनी खुद की ही प्रिंसिपल होगी और खुद की ही एजेंट हो जाएगी। The Companies Act 2013 lays down the provisions requiring as to when the company needs to act both as principal as well as agent and when the directors need to act as agent of the company. तो ये Companies Act में बताया हुआ है. It may be noted that where the directors are empowered, the company cannot negate them or issue directions to the directors directing them to go for a particular decision except that it may replace the directors with the ones of its choice. तो इसमें ये बताया हुआ है कि जब भी जहाँ पर भी डायरेक्टर्स को पावर दी हुई है कि वो पर्टिकुलर डिसीजंस को ले सकते हैं, तो उस केस में क्या है, शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं होती कि जो भी डिसीजन कौन ले रहा है, जो भी डिसीजन डायरेक्टर्स ले रहे हैं उन पर रोक लगाए या फिर उनके अगेंस्ट जाके कुछ करे, उनको बोले कि ऐसा ना मत करो और कुछ और करने लग जाए। इंस्टेड वो क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स उस डायरेक्टर को ही उसका डायरेक्टर को ही रिमूव कर दो और इसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दो। इस चीज़ की पावर होती है। ओके, नाउ एज द ट्रस्टीज द डायरेक्टर्स आर केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज़, मनीज, ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि डायरेक्टर्स कैसे ट्रस्टी बनते हैं। तो ट्रस्टी की अगर हम बात करें तो किस चीज़ के ट्रस्टी होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पैसे होते हैं, कैश इन हैंड होता है, बैंक बैलेंस होता है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ ट्रस्टी डायरेक्टर अपने पास रखता है। बेसिकली अपने पास रखता है मतलब वो कंपनी की ही होती हैं, बट वो कंपनी के बिहाफ पर उनको संभाल के रखता है, उनकी टेक केयर करता है। ओके, नाउ in fact as trustees the directors are in a fiduciary relationship with the company and not with any individual shareholder. So जो as a trustee directors क्या होते हैं, directors are in the fiduciary relationship with the company and not with any individual shareholder. तो relationship किसके साथ होता है, fiduciary relationship is with the company but not with the individual shareholder, and if such relationship is broken and the company suffers a loss because of the illegal acts of the directors, the erring directors जिन्होंने गलती करी है will be required to reimburse the loss suffered by the company. So basically यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर्स अगर कोई भी रिलेशनशिप ऑफ अ ट्रस्टी ब्रेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में और कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो लॉस को रिम्बर्स किसको करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को। एंड कौन से डायरेक्टर्स को रिम्बर्स करना पड़ेगा, जिन्होंने इस रिलेशनशिप को तोड़ा है। ठीक है जी। अब द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। तो डायरेक्टरशिप का ऑफिस कैसा होता है, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। The definition of officer is given in section 2 clause 59 of the act inter alia, includes director, which means a director at certain times is also the officer of the company. Director कई बार क्या होता है, officer of the company भी होता है। Since an officer is an employee of the company, director as officer is also an employee. जब हम कहेंगे कि director क्या है, एक officer of the company है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो ऑफिसर क्या होता है, एम्प्लॉय भी होता है। तो डायरेक्टर भी एम्प्लॉय बन जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, for those particular sections. Okay, now collective body of the directors. The collective body of the directors is called the board of directors or simply the board. Board of directors और board एक ही बात होती है। ठीक है, it is a board which takes the decisions at its meetings and not any individual director. board ही होता है जो decisions लेता है meeting के अंदर and not any individual director. This is an important line. कोई भी अपने इंडिविजुअली खुद के बेसिस पर डिसीजंस नहीं ले सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक डायरेक्टर ने डिसीजन दे दिया कि ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए तो हो जाएगी। नो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड वेदर दैट ट्रांजैक्शन वुड टेक प्लेस और नॉट।
Okay, this is the reason why a quorum is prescribed so that the collective decisions are taken. इसी वजह से quorum का concept आया था, इसी वजह से quorum का concept आया था. quorum का मतलब क्या होता है? quorum का मतलब होता है कितने minimum number of directors होने चाहिए कंपनी में, ठीक है, कंपनी की मीटिंग में. कंपनी की मीटिंग मतलब मैं यहाँ पर बोर्ड की बात कर रही हूँ. बोर्ड मीटिंग के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए. ओके, तब वो डिसीजन या रेजोल्यूशन पास हो पाता है. इसीलिए कोरम का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता. इट इज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु टेक द डिसीजंस. At times, if permitted, the decisions can be taken by the board without calling a meeting, but in that case too, they are collective decisions. तो यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं कि अगर permitted होता है किसी भी टाइम पर, तो decisions कैसे भी लिए जा सकते हैं बिना बोर्ड को बुलाए इन अ मीटिंग. बट वो डिसीजंस भी कैसे होंगे? कलेक्टिव बेसिस पर होंगे. मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. इसका एग्जांपल है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के केस में मीटिंग नहीं होती, लेकिन रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन टू ईच एंड एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम सेक्शन के अंदर जब जाएंगे तब हम पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये जो लाइन लिखी हुई है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज़ फॉर व्हाट इज़ रेफरिंग टू दैट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सेक्शन 149 ऑफ डायरेक्टर्स. इसकी अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 149 of Act contains the provisions which require every company to have a duly constituted board of directors. These provisions are stated as under. सेक्शन 149 क्या बोलता है? इसमें बता रखा है कि हर एक कंपनी के अंदर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो सबसे पहला जो सब सेक्शन है हमारा सब सेक्शन 1, उसमें बता रखा है कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स. जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. तो हर कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन डायरेक्टर्स बनेंगे? इंडिविजुअल्स डायरेक्टर बनेंगे. दस एनी पर्सन अदर दैन एन इंडिविजुअल, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, AOP, they cannot be appointed as a director. Cool. Now every company shall have minimum number of directors कितने होंगे, maximum number of directors कितने होंगे. When I say minimum number of directors, तो minimum number of directors कितने होंगे. अच्छा, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स चाहिए, OPC है तो कितने चाहिए. पब्लिक कंपनी के केस में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने चाहिए बोर्ड में. प्राइवेट कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए. एंड इन केस ऑफ OPC देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि एक एटलीस्ट डायरेक्टर होना चाहिए. मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम नंबर इज़ 15, लेकिन अगर कंपनी 15 से ज़्यादा भी अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए. कूल. ओके, तो मतलब मैक्सिमम नंबर बताया है, बट एक रास्ता दे दिया कि अगर मैक्सिमम से ज़्यादा एक्सीड करना है तो कैसे करोगे? कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अब बात आती है इसी प्रोविज़न से रिलेटेड. अगर मैं कहूँ मेरी कंपनी के AOA में लिखा हुआ है, कंपनी के AOA में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स 10 होंगे, और एक्ट में सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है 15 हो सकते हैं, तो अभी भी मेरे पास स्कोप कितने का बचा? 5 डायरेक्टर्स का स्कोप बचा है. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हूँ. कैसे? उसके लिए मुझे AOA को पहले अमेंड करना पड़ेगा, और AOA को अमेंड करने के लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ओके, नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मैं AOA को अमेंड करके उसको ला सकती हूँ 15 तक. ठीक है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं 15 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करूँ, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 15 से ज़्यादा करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो. तो ठीक है, AOA को अमेंड करूँगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और अगर मैं 15 से ज़्यादा कर रही हूँ तो मैं उसी मीटिंग के अंदर अप्रूवल ले लूँगी कि मुझे 15 से ज़्यादा एक तो AOA में चेंजेस करने हैं एंड मुझे सेक्शन की कंप्लायंस भी करनी है. कूल. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स जो 15 हैं, आप चाहते हो तो उसको एक्सीड कर सकते हो,
कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। बट अगर आपके एओए में 15 से कम लिए हैं तो आप 15 से कम वाले ही लोगे जितने एओए में मेंशन्ड हैं, प्रोवाइडेड अगर आप एओए को अमेंड कर देते हो तो आप उस केस में 15 तक जा सकते हो और 15 के आगे भी जा सकते हो। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा चार्ट दिया है जो एक समरी है, तो आपको ऊपर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वंस यू रिवाइज द सेकेंड टाइम। तो इस समरी चार्ट में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर कितने मिनिमम होंगे, कितने मैक्सिमम होंगे। मिनिमम की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। मैक्सिमम की बात करें तो 15, लेकिन 15 से ज़्यादा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। अब आती है बात एग्जेम्पशंस की, कि ये जो मैंने अभी सेक्शन का प्रोविज़न पढ़ा, ये वाला प्रोविज़न किस पर नहीं लगेगा। तो एग्जेम्पशंस का बॉक्स देखते हैं, उसमें लिखा है अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन क्लॉज बी। मतलब ये बी वाले की बात कर रहे हैं, बी वाले मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा था ना बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं कि सेक्शन 149(1)(b विच रिक्वायर्स अ कंपनी टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स ओनली एंड from the application of first proviso to section 149(1) which enables a company to appoint more than 15, जो हमने नोट पढ़ा था that is a proviso to section 149(1। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक तो जो हमने मैक्सिमम नंबर वाली रिक्वायरमेंट पढ़ी थी और जो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी प्रोविज़ो की कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर से एक्सीड करना है तो उसके लिए देयर इज़ एन एग्जेम्पशन टू whom, to a government company. Cool. However, the above exemption is applicable only if such government company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. तो ये चीज़ तो आप याद कर लो, सेक्शन 137 और 92, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी ने अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं किया है सेक्शन 137 का या 92 का, 137 के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग होती है टू द आरओसी, टू द रजिस्ट्रार, और सेक्शन 92 के हिसाब से आपकी एनुअल रिटर्न की फर्निशिंग होती है या फिर कह लो फाइलिंग होती है विद द रजिस्ट्रार। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी ने इन दोनों का कंप्लायंस किया है एंड कंप्लायंस किया है और वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो एक गवर्नमेंट कंपनी जिसने सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस किया है, तो उस गवर्नमेंट कंपनी के केस में देयर इज़ नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड हेंस प्रोविज़ो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविज़ो तो उसी से रिलेटेड है। तो प्रोविज़ो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाले पॉइंट से ही इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके अब ऐसी ही एग्जेम्पशन बी वाला पॉइंट क्या कहता है, सिमिलर एग्जेम्पशन एज अबव इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट सच company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 और annual return under section 92। तो ये चीज़ बहुत बार आने वाली है, तो इसलिए मैं आगे से इसको क्या बोलूँगी, सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ये बोलेंगे। सो सिमिलर एग्जेम्पशन किसको दे दी, सेक्शन 8 कंपनीज़ को दे दी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इस बॉक्स के ऊपर जस्ट ये लिख सकते हो क्या कि एग्जेम्पशंस प्रोवाइड हो रही हैं किसको, 2 एरो लगा लो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर, ये जो एग्जेम्पशन का बॉक्स है इस पर यहाँ पर एरो लगा लो और लिख दो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्पशन है। कंडीशन क्या है एग्जेम्पशन की, कि आपको सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस करना है। कूल। अब किस चीज़ से एग्जेम्पशन दी है, एग्जेम्पशन दी है टू एग्जेम्पशन दी किस चीज़ की, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की एग्जेम्पशन दी है, ठीक है। तो प्रोविज़ो की आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्योंकि ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके ऊपर मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, तो अगर आप एक्सीडिंग 15 भी करना चाहते हो तो यू वोंट रिक्वायर टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन दैट केस, सो दैट इज़ एन ऑब्वियस थिंग। ओके, पॉइंट नंबर सी हमारा आता है विमेन डायरेक्टर्स के ऊपर। विमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया था टू एनकरेज विमेन टू बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट किन कंपनीज़ पर लाया गया, लिमिटेड कंपनीज़ पर लगाया गया, मतलब कम कंपनीज़ पर लगाया गया, ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज़ के अंदर विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, सेक्शन के हिसाब से एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर शैल बी
on the board of such class or classes of companies as has been prescribed in Rule 3 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014. This is the second proviso to section 149(1). ओके, सो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर बोर्ड में होनी चाहिए इन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज़ में, जो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज़ मेंशन्ड है रूल 3 के अंदर। अब रूल 3 के अंदर बताया हुआ है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को और हर एक अदर पब्लिक कंपनी को जिसके अंदर, तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना पेडअप होना चाहिए, इतना होना चाहिए तो ही करना है, नहीं। लिस्टेड कंपनी, सीधा देखा, लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? एवरी अदर पब्लिक कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, इसके अलावा कोई भी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? वो चीज़ें करनी पड़ेगी, या तो पेड अप शेयर कैपिटल, या तो, क्योंकि और वर्ड लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब विमेन डायरेक्टर लगेगी, ऐसा नहीं है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी अदर पब्लिक कंपनी के केस में, तो उस केस में विमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करनी पड़ जाएगी एटलीस्ट 1। क्या कंडीशन है? या तो पेड अप शेयर कैपिटल इज़ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, या फिर टर्नओवर इज़ मोर देन इक्वल टू 300 करोड़। किसी भी अदर पब्लिक कंपनी का देखो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। पेड अप शेयर कैपिटल अगर आ रहा है 100 करोड़ या